जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान के 12th के सभी चैप्टर, जिसमें कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर आप सभी चैप्टरों का अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो आपके 100% अंक इस राजनीति विज्ञान में, मैं तो कहूँ आर्ट्स विषय में, कहीं नहीं जाएंगे आपके। मैं सभी सब्जेक्ट आपको विस्तार से समझाऊंगा। मैंने मैंने देख मेरे जो एक वीडियो है आपको प्राप्त करना है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आज बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और मैं सुधार भी कर सकूं इसके अंदर। मैं आप सभी लोगों का साउथ सर आर्ट्स कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9406555505 और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं मेरे से। मैंने बताया आपको कि मैं आपको 2 चैप्टर समझा चुका हूँ, शीत युद्ध, कोल्ड वार और गुट निरपेक्षता। अब उसी परिप्रेक्ष्य में अगला चैप्टर लाया हूँ आप लोगों के लिए, द्विध्रुवीयता का अंत, शॉक थेरेपी। द्विध्रुवीयता का अंत और शॉक थेरेपी क्या है, इसको मैं समझाऊंगा। इसको इस प्रकार समझाऊंगा कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं इस चैप्टर से, इस बिंदु से। मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को द्विध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले कि इस द्विध्रुवीयता का अंत क्या हुआ, द्विध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, द्विध्रुवीयता क्या थी। द्विध्रुवीयता में समझा चुका हूं पहले आपको। विश्व का 2 भागों में बंटना, एक अमेरिका समर्थित सैनिक संगठन सीटो नाटो और दूसरा सोवियत संघ समर्थित संगठन वार्सा पैक्ट। इन दोनों ध्रुवों में दुनिया उस समय बढ़ गई थी, विश्व 2 भागों में उस समय धड़ों में बढ़ गया था। इस ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला आता है आपका बर्लिन की दीवार। इसका मेन पॉइंट था बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का बनना और बर्लिन की दीवार का ढहना। बर्लिन की दीवार का ढहना ही इस शीत युद्ध का या द्विध्रुवीयता का अंत का प्रमुख कारण रहा है। दूसरा कारण है इसका सोवियत संघ का विघटन। अब बर्लिन की दीवार क्या थी, इसको थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए आप लोग। बर्लिन की दीवार क्या थी, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जो था, उस जर्मनी को मुख्य रूप से यूएसए के मित्र राष्ट्र, यूएसए और मित्र राष्ट्र मतलब अमेरिका और मित्र राष्ट्र, दूसरा सोवियत संघ, दोनों ने मिलकर इस जर्मनी को आपस में बांट लिया था। साथ में बर्लिन का भी बंटवारा हो चुका था। बर्लिन एक शहर ऐसा था जहां पर कि जो बंटवारा हुआ तो उस समय कोई भी उसका बंदिश नहीं थी, कोई भी लोग इधर से उधर आ जा सकते थे। तो क्या हुआ, बर्लिन में एक समस्या पैदा हो गई। अधिकतर लोग बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के इधर से उधर जाने लगे, तो वहाँ आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। जब आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई तो सोवियत संघ ने वहाँ पर मुख्य रूप से 13 अगस्त 1961 को एक दीवार खड़ी की, जिसको बोलते हैं बर्लिन की दीवार। कब खड़ी की, प्रश्न बनता है आपका 13 अगस्त 1961 को। 13 अगस्त 1961 को खड़ी कर दी गई, लेकिन जिस उद्देश्य खड़ी की गई थी वो इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। बर्लिन का, जर्मनी का विकास नहीं हो पाया, बहुत खराब स्थिति पैदा होने लगी। जो सोवियत संघ का क्षेत्र था वहां पर आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ होने लगी थी, जबकि जो यूएसए व अमेरिका समर्थित जो क्षेत्र था, जिन पर उनका अधिकार था, वो क्षेत्र अधिक तरह से विकास कर रहा था, विकास गति में आगे निकल रहा था। इन सबको ध्यान में रखते हुए जब जर्मनी का एकीकरण किया गया, तब 9 नवंबर 1979 को ये बर्लिन की दीवार धराशायी हो गई थी, नष्ट हो गई थी, खत्म कर दिया था वहाँ के लोगों ने। इसे कहते हैं बर्लिन की दीवार का गिरना। और बर्लिन की दीवार का गिरना मीन्स में बताना चाहूंगा आपको, तो ये हुआ शीत युद्ध का अंत, पहला कारण। बर्लिन की दीवार घट गई तो समस्या खत्म हो गई। दूसरा आता है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ, सोवियत संघ का विघटन में किन तत्वों ने मुख्य योगदान दिया। जो सोवियत संघ था उसके विघटन में मुख्य रूप से आर्थिक विकास ने योगदान दिया। आर्थिक विकास, सोवियत संघ का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। इसका मुख्य कारण था उसके द्वारा अमेरिकी मित्र देशों की बराबरी करना, अमेरिका के समान प्रक्षेपास्त्र बनाना। वो अधिक से अधिक हथियार बनाने में अपना दिमाग लगा रहा था, अपने हथियार बना रहा था। इसके कारण शस्त्रों की होड़ लग गई थी। शस्त्रों की होड़ लगने के कारण सोवियत संघ का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। सोवियत संघ का विकास न होने के कारण सोवियत संघ के लोगों ने सोचा कि भाई पूंजीवाद व्यवस्था अच्छी है, साम्यवाद से पूंजीवाद व्यवस्था अच्छी है, तो पूंजीवाद को बेहतर व्यवस्था माना। इसके कारण हम कहेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ।
उन्होंने साम्यवाद को सही नहीं माना, पूंजीवादी व्यवस्था को सही माना, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरा आता है राजनीतिक और प्रशासकीय स्थिरता। सोवियत संघ में उसमें समय राजनीतिक और प्रशासकीय स्थिरता थी। वहां एक दल का शासन था, साम्यवादी दल, जो जनमानस की इच्छा थी, आकांक्षाएं थी, उन पर सही नहीं उतर पाया था। मतलब उनको विश्वास नहीं दिला पाया था, उनमें अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं कर पाया था। इसके कारण में हम कहें कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। तीसरा आता पॉइंट मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। जो सोवियत संघ के महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनके सुधारों ने भी सोवियत संघ के विघटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लोकतंत्र के लिए, सुधार में, देश का विकास करने के लिए नए नए कदम उठाए। वो कदम ही सोवियत संघ के विघटन में एक रोड मील का पत्थर साबित हुए। उनकी मुख्य नीति थी, मैं बताना चाहूंगा आपको, पेरेस्ट्रोइक तथा ग्लानोस्ट। पेरेस्ट्रोइक तथा ग्लानोस्ट की नीति थी उनकी। इसका अर्थ होता है पुनर्रचना, मतलब फिर से बनाना तथा खुलापन। फिर से बनाना व खुला। पेरेस्ट्रोइक का अर्थ हुआ पुनर्रचना, ग्लानोस्ट का अर्थ हुआ खुलापन, सबके लिए खोल देना, स्वतंत्र कर देना। अगला आता है राष्ट्रवाद का उदय, संप्रभुता की आकांक्षा। राष्ट्रवाद का उदय भी इसका मुख्य कारण रहा। उस समय देखा जाए तो रूस, इस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। वो अपने आप को एक नया देश बनाना चाहते थे, संप्रभु होने चाहते थे, मतलब अपने देश के खुद मालिक होने चाहते थे। इसने भी मुख्य रूप से सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा, पिछड़ा केंद्रीय एशियाई गणराज्यों से मुक्ति। उस समय जो भी राष्ट्र थे, जो भी देश थे सोवियत संघ के, वे पिछड़े केंद्रीय एशियाई गणराज्यों से अपने आप को मुक्ति दिलाना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्र होने चाहते थे। यह भी सोवियत संघ के विघटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी कारण है, जिसे हम बोलते हैं पिछड़े केंद्रीय एशियाई गणराज्यों से मुक्ति। वो उनसे मुक्ति पाना चाहते थे, इस कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्या परिणाम निकला सोवियत संघ के विघटन का? तो शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध का अंत हुआ, ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हुआ, शक्ति समीकरण में बदलाव हुआ है। पहले दो शक्तियां थी, अब मात्र एक शक्ति रह गई, यूएसए, अमेरिका। देखा जाए नए राज्यों का उदय हुआ। कुछ राज्य यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते थे, कुछ रूस के साथ रहते रहते यूएसए और चीन, फ्रांस, अमेरिका से भी अपने संबंध रखना चाहते थे। ये इसका परिणाम रहा। शीत युद्ध का अंत हुआ, शक्ति समीकरण में बदलाव हुए। अब देखा जाता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? बहुत बड़े टॉपिक है, समझिएगा आप। वो संक्षेप में समझाऊंगा, महत्वपूर्ण समझाऊंगा। शॉक थेरेपी, बोलचाल की भाषा में शॉक थेरेपी को बोलते हैं एकदम बदलाव, एकदम परिवर्तन कर देना। 1990 में इसको अपनाया गया था। शॉक थेरेपी मतलब जो रूस अपनाया गया था, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोपीय देशों में उस समय इस शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। वहां की जो व्यवस्थाएं थी पूरी उलट पुलट कर दी गई थी। इसकी विशेषता क्या थी? उसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था, पूंजीवादी व्यवस्था को कायम किया गया था, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था, अधिक से अधिक उसमें निजीकरण को अपनाया गया था। दूसरा, मुक्त व्यापार व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार व्यवस्था उस समय अपनाई गई थी। व्यापारिक समझौते, अधिक से अधिक उस समय व्यापारिक समझौते इसमें हुए थे। रूस का इसका परिणाम क्या निकला? तो रूस, इसके कारण क्या हुआ? शॉक थेरेपी चीज अच्छी थी, लेकिन इसके नुकसान क्या रहे? ध्यान दीजिए आप। रूस का पूरा बाजार धराशायी हो गया। 90% निजीकरण उस समय हो चुका था। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, सामूहिक कृषि व्यवस्था बंद, भुखमरी बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, ये मुख्य रूप से बढ़ने लगी थी। मानव कल्याण में गिरावट है, मानव कल्याण का विकास उस समय नहीं हो पा रहा था। 1500 बैंक, वित्तीय संस्थान दिवालिया घोषित हो गए थे उस समय। सभी गणराज्यों ने अपने संविधान में अनावश्यक बदलाव किए। ये देखा जाए तो इस शॉक थेरेपी के ये परिणाम है। इनको विस्तार से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके कहीं भी एक भी नंबर इसमें नहीं जाएगा। जय हिंद, जय मां भारती। और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए मैंने कहा आपसे वापस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद।